इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, आपके साथ में सुहेल देव जी थे और असदुद्दीन अवैसी साहब की भी बीच में मुलाकात हुई थी, लेकिन सुहेल देव जी समाजवादी से गठबंधन कर लिए, तो आपका आगे फ्यूचर में किसी के साथ गठबंधन है? ये गठबंधन के फैसले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और प्रदेश अध्यक्ष चुनावी राजनीति में 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव में सारे राजनेताओं में आपस में मुलाकात होती है। उसी कड़ी में मुलाकात हुई, गठबंधन का जो भी फैसला होगा उत्तर प्रदेश की टीम तय करेगी। मेरा काम है कि मैं सिर्फ उस फैसले को बताऊं, तो जब कुछ फैसला होगा तो आपको बताऊं। अच्छा सर, आए दिन कह रहे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम की घटनाएं बढ़ते रहती है और सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन वो जुमले सिर्फ कागजी स्तर पे और जबानी स्तर पे रहते हैं। तो अगर आप सत्ता में आते हैं, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा, तो क्या लोगों को ये उम्मीद रखा जाए कि आप उनसे कुछ हट के करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा। अगर सब एक दूसरे से बदले की भावना से काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधर पाएगी। मैं समझता हूँ कि सरकार में जितने सीबीआई जांच की सरकार भी हो गई है, जितने मामलों में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो उत्तर प्रदेश में लिया, शायद कहना लगा। और अब आप देख लीजिए, पहले लखनऊ में तिवारी जी की, फिर मनीष गुप्ता की और कल अरुण वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जिस तरह से हत्या की गई है पुलिस द्वारा, इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा की बक्सा बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षा की मांग किससे करेगी? अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, अपराधियों को पुलिस का संरक्षण, पुलिस के काम करने के रास्ते सरकार के लोगों ने रोक दिए। क्राइम बढ़ रहा है और जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार हवाई दावे कुछ भी करे, सच्चाई ये है कि हालात बहुत खराब। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है या क्राइम हो, या जिस तरीके से देश के अंदर ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसा भी आप देखेंगे, गौतम अडानी का जो पोर्ट था, 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, लेकिन उसको किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया और किसी ने वो मुद्दा उठाया भी तो उसको बाइकाट किया गया। लेकिन शाहरुख खान के बच्चे के पास से 10 ग्राम मिलता है, 24 घंटा सिर्फ मीडिया पे वही चलता है। बाकी मुद्दों को दबाना है ना, तो इसलिए वो मुद्दा चल रहा है। उसके अलावा जो लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी कुचला गया था, मंत्री जी के बेटे ने, उस मुद्दे को दबाना है। जी, ऐसे मुद्दे हैं जिनको दबाना है, इसलिए वो सब चलाना है। ये जो सरकार के चले हैं, सरकार के हिसाब से चलते हैं। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, अडानी कोर्ट में जो पकड़ा गया था, उसमें तो जांच होनी चाहिए और अडानी को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाया? अगर किसी और क्या पकड़ा जाता तो शायद उस परिवार को पुलिस बुलडोजर चलाए उसके घर में। तो मैं समझता हूँ जिस वो सरकार की लोग है, इस तरह पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जब हमें अवसर मिलेगा तो ऐसे सब लोगों पर कार्रवाई होगी। सर, बहुत हम लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी कानून बनाएंगे और जितने धार्मिक स्थल हैं, जिन धार्मिक स्थलों का यूज उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार जो है सांप्रदायिकता और भाईचारा तोड़ने के लिए करती है, उन सभी धार्मिक स्थलों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि ध्रुवीकरण की राजनीति ना। सर, आपने देगा उसमें भी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई। आपने बुलडोजर की बात की सर, तो बहुत एक अच्छी चीज़ याद आई कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी क्राइम होता था तो योगी आदित्यनाथ के पास एक बुलडोजर था जो फैसला होने से पहले उसके घर का फैसला कर देता था। लेकिन किसानों को तो पहले अपने आप को किसान साबित करने में 8 से 10 महीने लग गए। उसके बाद किसानों की हत्या होती है, उस हत्या को हत्या साबित करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तब योगी जी का बुलडोजर कहाँ था? पहले अपराधी अपराध करते थे और सरकार के लोग अपराध। जब सरकार में बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे अपराध करेंगे तो बुलडोजर किसके घर पर चलेगा? बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के घर पर चलाने के लिए, बुद्धिस्टों के, जैन सिख पार्थियों के घर पर चलाने के लिए, वो सरकार के लोगों को चलाने के लिए। इनका बुलडोजर जाति और धर्म लेकर चलता है। उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, जिस तरह से महंगाई की मांग, जिस तरह से क्राइम पे कंट्रोल नहीं है, जिस तरह से भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से तमाम तरह से जनता परेशान है, त्रस्त है। जनता इनको 2022 में जवाब देने जा रही है। आज का ऐतिहासिक जो है ये सभा स्थल आपको बता देगा, चीख चीख के गवाही दे रहा है कि आजाद समाज पार्टी ताकतवर हो रही है और अपने दम पे विधायक जिताने का काम करेगा। सर, जौनपुर में प्रथम आगमन है आपका, तो यहाँ के साथियों को आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? जौनपुर के साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रथम तो है मगर अंतिम नहीं। जो प्यार आज आपने लिया है, उस प्यार विश्वास के भरोसे कह रहा हूँ कि आप मेहनत कीजिए, कमर कसिए। अब पैसे वालों का राज नहीं आएगा। मेहनत करने वाले गरीब, समर्पित, ईमानदार नौजवानों को भी आगे बढ़ने का अवसर जो है
आजाद समाज पार्टी ने की, हम सबसे ज्यादा टिकट युवाओं को देने का काम करें। आगामी चुनाव 2022 में आपकी पार्टी कितनी सीट से उम्मीदवार उतारेगी? ये सारे फैसले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की टीम के पास है, उनके दायरे में आते, मेरे दायरे में नहीं है। सर, क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा से मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे सर? जो कुछ भी होगा वो आप सबको बताया जाएगा। चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा तो हमारे पत्ते में खुल जाएगा। सर, असुद्दीन ओवैसी से आपकी जो मुलाकात हुई तो उसमें कुछ क्या बातें हुई, तो कुछ बताएंगे सर आप? हम राजनीतिक लोग अगर मुलाकात करते हैं तो मुझे आप समझिए कि जनता के हितों में बात करते होंगे, कोई वैसी बात तो नहीं करेंगे। हम कोई मिलके जो है कोई रेस्टोरेंट खोलने की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने मिलकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक भविष्य में और यहाँ की जनता के हितों की रक्षा करने की बात की होगी, और वो बातें सकारात्मक होगा, जो होगा आपके सामने। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। जनता की मांग है सर कि सपा से गठबंधन किया जाए। हाँ, तो जनता तैयारी कर ले, गठबंधन किसी से भी हो सकता है, सबके दरवाजे पर। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारी बात आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी से हुई, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी आगामी चुनाव 2022 में तैयार है और किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, किससे गठबंधन करेगी। आपने देखा, मैं आपको बता दूं कि बीआरपी इंटर कॉलेज जौनपुर में बहुत ही विशाल जनसभा को संबोधित किया है चंद्रशेखर रावत जी ने, और बने रहिए प्रहारी मुंबई हाफिज नियामत के साथ। धन्यवाद। चलिए वीडियो बन रहा है, आप चलो भैया, आप लोग चलिए। क्यों नहीं आते हैं? वीडियो बना सारी सिफारिशों की मांग केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। जातिगत जनगणना जो ये सरकार नहीं कराना चाहती पिछड़ों की, उसकी मांग और आंदोलन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की थी। आजाद समाज पार्टी और भी मांग करती है। मुझे गर्व है ऐसे शेर पर, ऐसे भाई पर, ऐसे नेता पर। राष्ट्र में केवल दो बात कह के आजाद समाज पार्टी गाड़ी जो फौज बैठी है उनको समर्पित कर अपनी बात खत्म करूंगा। लहरों को खामोश देखकर ये ना सोचना इनमें रवानी नहीं है। ये जब उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, तो शेरों खड़े हो जाओ। 3 महीने चुनाव में इस अडानी अंबानी की सरकार को उठा फेंको। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। मैं प्रदेश महासचिव आजाद समाज पार्टी डॉक्टर आकिब जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और कम से आप लोग स्वागत और सम्मान करें। जोरदार तालियां। बहुजन समाज में पैदा हुए उन महान शख्सियतों को सलाम, जिनकी वजह से आज का भीड़ देख के इस देश में अगर कोई नेता बदलाव कर सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भी कर सकते हैं। इसका एक कारण है दोस्तों, कारण ये है कि जब इस देश में, जब इस प्रदेश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ होता आया है, तब तक कोई एक नेता सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन है। ऐसी बातें बताएं जिससे हमें जोश और जुनून मिलेगा आगे काम करते। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जौनपुर से सुधीर शंकर जी से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प का कुछ भेंट और माननीय सदानंद जी से मेरा निवेदन है कि भाई जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। माननीय सदानंद जी, बड़े भाई एक बार ताली से, एकदम जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जय भीम।
महासचिव आजाद समाज पार्टी जौनपुर मुरली, नगर महासचिव आजाद समाज पार्टी माननीय आनंद जी से मेरा निवेदन है बाबा साहब की प्रतिमा फेंक करके भाई जी का सम्मान देकर भाई जी को सम्मान। यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, इस संभाग के उपस्थित, इस मंडल और जिला विधानसभा में उपस्थित हमारे तमाम नेता, आज के इस अति सुंदर मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील चित्तौड़ जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और इस संभाग के प्रभारी भाई रविंद्र कुमार भारती जी, इसी संभाग के दूसरे प्रभारी डॉक्टर अजमल जी, इसी संभाग के एक और प्रभारी विनय सागर जी, पूर्वांचल प्रभारी भीम आर्मी कमलेश सचान जी, मंडल अध्यक्ष वाराणसी डॉक्टर ए.के. गौतम जी, मंडल अध्यक्ष अयोध्या निखिल राव जी, आजाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद आकिब साहब, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, और ये प्रस्ताव भी रखा था कि अगर आप आएंगे तो हम बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आपको सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो मैंने उत्तर प्रदेश भ्रमण में तय किया था कि मैं जौनपुर जरूर आऊंगा। जौनपुर आने के बाद जो प्यार और सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया उसका मैं आभारी हूं, लेकिन अब मैं अपनी बात, अपना दर्द आप सबके सामने, इस समाज के सामने, इस महान जनता के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जो तय करती है वही देश का मुकद्दर भविष्य होता है। तो मैं भी अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस बात की शुरुआत के लिए, बात की शुरुआत करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों पर नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, इस देश की आजादी में योगदान देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सरापा, शहीद वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब को नमन करते हुए मैं आज की अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इस प्रांगण में उपस्थित मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो इस देश में 1848 में चला, जिसको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने चलाया, समानता की बात करके, अधिकारों की बात करके, कि 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी बहुजनों की है, 21वीं सदी अम्बेडकरवाद की है। क्योंकि नेतृत्व करने के लिए बड़ी उम्र की जरूरत नहीं होती, बड़ी सोच की जरूरत होती है, बड़े सपने की जरूरत होती है। ये आज आपने करके दिखा दिया। जितने लोग कुर्सियों पर हैं, उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, उससे ज्यादा लोग पीछे खड़े हैं,
उससे ज्यादा लोग दाहिनी तरफ खड़े हैं। जहां तक नजर जा रही है लोगों का हुजूम, ये कितनी ताकत देता है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में रही बदलाव आएगा युवा सोच के साथ, और आज चले हम सब युवा जोश के साथ। अगर युवाओं के जोश के साथ बदलाव की शुरुआत की जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब बहुजन समाज इस देश में शासक बनेगा। नौजवान साथियों, 5 साल इंडियन आर्मी के कार्यकर्ता कितने लोग जेल में अंदर चले गए, इसलिए समझा रहा हूं समय बदलेगा। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बुराइयों के दिन बदल जाते हैं, यहाँ तो अच्छाइया है। तुम अपना राज चाहते हो, चाहते दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठाओ। अपना राज चाहते हो नहीं चाहते हो? एक बार हाथ चलो। मेरे साथियों ने यहाँ आने के बाद कुछ जरूरी चीजें मुझे दिखी कि आपको इन पर बोलना। मैंने उनसे वादा किया कि जो भी मेरे पास आ जाएगा ये कहेगा कि मेरी ये समस्या है, उसको बोलना नहीं, उसके लिए लड़ूंगा। हमने वादा किया पिछली रैली में मेरठ में, क्योंकि मेरठ क्रांति दे रहा है, मैंने वादा किया वहां से कि हम हमें अधिकार मिलेंगे आबादी के हिसाब से, जितनी इसकी आबादी उस हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू करेंगे। हमने अपने पार्टी के संविधान में भी लिखा दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से, पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सबको आबादी के हिसाब से टिकट भी देंगे, संगठन में जगह भी देंगे। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस मूवमेंट पे आंदोलन चलाएंगे। अपनी पार्टी के संविधान में लिख के दिया, इसलिए लिख के दिया है कि लोग कहते कुछ और करते कुछ, और हमारे आपने तमाम लोगों को दिया। धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, क्योंकि धार्मिक स्थलों को टारगेट करके विवाद करा के भाईचारा तोड़ के कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। जो दंगा करेगा उसका ऐसा इलाज करेंगे, उसकी 7 पीढ़ियां भी कभी दंगे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दंगा कभी होता नहीं, दंगा कराया जाता है। और दंगे में कोई नेता नहीं मरता, गरीब आवाम मरती है। हर एक आदमी की जान कीमती, जितनी नेता कीमती उतनी एक आखिरी व्यक्ति की जान कीमती है। हम मानव मूल्यों को समझते हैं। एक और उत्तर प्रदेश में चुनाव माहौल बनाने के लिए जिहाद के नाम का कानून लाया गया। उस कानून को भी सरकार आने पे हम लोग रद्द करने का काम करेंगे, मेरा आपसे वादा। एक ट्रेंड बन गया है, जी भर के हेट स्पीच देते हैं, ये करो, गाली दो, गोली मारो, ये करो, वो करो। मैं पूछना चाहता हूं, किसको गोली मारना चाहते हैं? उसी को जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके जरिए भारत उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसका। और ये कह रहे साथियों ने कहा कि आप घोषणा कर दो कि बिजली का बिल फ्री करेंगे। बिल्कुल फ्री नहीं करेंगे, नहीं करेंगे फ्री, क्योंकि फ्री समझते हैं जियो ने फ्री करा था। आज उसकी इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते हैं, समझ लो। फ्री कुछ नहीं है, ये आपकी वोट को लूटने का तरीका है, और कुछ नहीं है फ्री। हम आपको रोजगार देंगे, आप सरकार के बिल का पैसा देना। हम आपको 50,000 रुपए मंथ का रोजगार देंगे, आप अपने बिल का पैसा देना। राजस्व मिलेगा तभी तो सरकार चलेगी भाई। हम आपको मांगने वाला समाज नहीं बनाएंगे, हम आपको देने वाला समाज बनाएंगे। ये लवलेश है तुम्हारा नाम, ये लवलेश जो है ना, तुमसे कह रहे ये बैठ जाओ, वो सुन रहा। हम नौजवानों को अभी सरकार से मांग रहे हो ना लवलेश कि नौकरी दे दो, तो हमें मांग रहे 5 साल दे दो, मैं तुम्हें रोजगार देने वाला बना दूंगा, तो मेरी बात हो जाता। और ना तो पेपर लीक होगा, सुनो, पहले सरकार पेपर लीक कराती है, फिर उसके बाद आरक्षण घोटाला करती। ना तो पेपर लीक होगा, ना ही किसी की मेहनत को खत्म करने देंगे। हर भर्ती में से ये जो इंटरव्यू सिस्टम है इसको खत्म कर देंगे, जिसके नाम से जो है ना घोटाले होते हैं। इंटरव्यू सिस्टम बिल्कुल खत्म कर देंगे। जो मेहनत करेगा, जिसमें योग्यता होगी वही जाएगा।
एक और मांग थी कि भाई मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार से आपको भागीदारी देनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमने तो अपने संविधान में लिखा है कि जिसकी इतनी आबादी है उतनी उनको पद भी देंगे, टिकट भी देंगे, संख्या में सब चीजें करेंगे, और ये हमारे संविधान में आप आरटीआई से निकलवाएंगे। कहने में नहीं, कहने में भरोसा रखते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं? उसमें जो लोग जेल गए थे मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, क्योंकि क्रांतिकारियों का स्वागत करना चाहिए, जेलों से नहीं डरना चाहिए। जेल भरो तो आंदोलन चलाएंगे, आप देखते जाओ यूनियन के खिलाफ, हम देखेंगे सरकार की जेल में कितनी जगह है। चिंता मत करो। राहुल इंजीनियर साहब, पुष्पेंद्र जी, अवैध जी, आनंद जी, रमेश जी, सुजीत जी, आनंद राव जी और चंद्रशेखर जी, मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आहुति दी इस आंदोलन में। 23 फरवरी को CANPR NRC का आंदोलन हुआ था 2020 में, जिसमें जब लोग जेल गए थे अमन, अजय राव, देव प्रकाश, अमन सलारपुरा, पवन कुमार, डॉक्टर AK गौतम, हैप्पी, हरिंदर, रमेश जाटव, ज्ञानचंद, इन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाने का जब अवसर मिला तो सरकार का आगे घुटने नहीं टिके, माफी वीर नहीं, ये माफी नहीं मांगते, लड़ते हैं। एक लाइन आपके लिए लिख के लाया था, आज ही लिखी, किसी ने, मेरे बहुत जिम्मेदार साथी ने दी, मैंने लिख ली, और साहब को पढ़ के सुना देता हूं अगर आप कहें। ना मैं नहीं सुनाऊं, सुनो। युवाओं से भी आज कुछ कहना है साथियों, अब नहीं सहना। युवाओं से भी आज कुछ कहना है साथियों, अब नहीं सहना है। बुलंद अपनी आवाज करो, आज कुछ ऐसी हुंकार भरो, आ जाओ सैलाब, डंडा नहीं, झुकना नहीं। काशीराम साहब का सपना पूरा किए बिना रुकना नहीं।